हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स फ्लाइट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वेक्टर्स पार्ट 2। तो गेट रेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर इज नथिंग। यूनिट वेक्टर जिसकी लेंथ वन वन यूनिट हो, ठीक है। इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज वन, देन वो वेक्टर क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। रिप्रेजेंटेशन इज कैप। जिस भी लेटर पे अगर कैप लगा दिया जाए तो उसे हम यूनिट वेक्टर का दर्जा देते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। यानी आप ये कह सकते हो कि वेक्टर का हम एक यूनिट हिस्सा निकाल देते हैं। जैसे कि अब मैंने कहा कि भाई ये क्या है, ये वेक्टर है ना? समझने की बात करिएगा। ये मैंने कहा ये क्या है, ये वेक्टर है। और ये क्या है सर? ये तो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को हम ऐसे ही लिखते हैं, है ना? यानी मैग्नीट्यूड का क्या मतलब हुआ सर? लेंथ हुई, वेक्टर की लेंथ, है ना? तो अगर मान लो, अब इसको थोड़ा फील लो, समझो थोड़ा सा यार, है ना? फील लो। फील कैसे लोगे? देखो, अगर ये एक वेक्टर है, मैंने कहा बच्चा ये जो वेक्टर है ये मान लो कि 2i कैप है, ठीक है। और तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? हाँ जी, आप बोलोगे सर इसकी लेंथ तो 2 ही हो गई, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है ना? मैंने कहा कि ये मान लो जैसे कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप है ना? तो इसका अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो सर आपने कहा कि ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर कितना हो गया? 2i कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2। तो यानी कि इस वेक्टर की पर यूनिट लेंथ पे कितनी वैल्यू होगी, उसी को तो हमने यूनिट यूनिट वेक्टर कहा। हाँ या ना? नहीं समझे भाई? जैसे ये पूरा लेंथ जो है वो मान लो कि कुछ एक वेक्टर है पर्टिकुलर, ये बिल्कुल वैसे है। एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, जैसे कि 6 मीटर की अगर कोई रेल है, तो इसका 6 मीटर का रेल है, तो हमें ये बताना है कि भाई ये 6 मीटर इस डायरेक्शन में है। तो एक पर्टिकुलर यूनिट में पर मीटर पे इसकी 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 वैल्यू क्या होगी? समझ गए? तो ये वो उस टाइप का हिसाब किताब है। बोलो, बात समझ में आई? है ना? और अच्छे से समझेंगे। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। थोड़ा सा है ना, धैर्य से समझे इस चीज को। ये रिप्रेजेंटेशन है इसका। ओके, और यूनिट वेक्टर से ही हम किसी भी वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, ये वेक्टर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड इनटू ए कैप। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है वैल्यू। यानी कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है? एक वैल्यू है। और एक कैप क्या है? ये डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? ए कैप। अब जैसे कि हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि जितने भी एक्स वाई एक्सेस होते हैं ना, देखे ना तुमने? नहीं देखे तो देख लेना, है ना? जैसे कि ये हम एक अगर एक्स वाई जेड बनाते हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये हमारा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, ये हमारा पॉजिटिव जी डायरेक्शन है। अब हम ये कहते हैं कि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? आई कैप। वाई डायरेक्शन में क्या होता है? जे कैप। और के कैप कहाँ होता है? जी डायरेक्शन में होता है। तो ये क्या वैल्यू है? ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर ही तो है। ये यूनिट वेक्टर ही तो है, लेकिन कहां पर है? एक्स एक्सिस के अंदर है। एक्स एक्सिस के अंदर ये यूनिट वेक्टर है, इन दैट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसी तरीके से ये वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर है, जेड एक्सिस पे। तो आप जब भी एक्स एक्सिस की बात करोगे तो आप उसको आई के एक वेक्टर की नजरिए से देखोगे। किसके नजरिए से देखोगे? एक वेक्टर के नजरिए से देखोगे। यानी कि जैसे कि आप नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आपको एक डॉक्टर के नजरिए से देख रहा हूँ, ठीक है, कि आप डॉक्टर बनोगे। जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं एक इंजीनियर की हैसियत से आपको देख रहा हूँ। तो देखने का नजरिया बदल दो। समझ गए ना? तो इसी तरीके से अब हमारे लिए एक्स एक्सेस नहीं रहा, वो क्या बन गया? आई कैप फैक्टर बन गया है। तो अगर हमें नहीं भी दिया तो भी हमें ये सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि एक्स डायरेक्शन इज ऑलवेज आई कैप फैक्टर। एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा जो इसको बता रहा है कि ये आई कैप है। इसी तरीके से एक जे वाई डायरेक्शन में एक वेक्टर होगा, जे कैप। इसी तरीके से यूनिट लेंथ का एक वेक्टर हमारा जेड डायरेक्शन में भी होगा, दिस इज के कैप। समझ रहे हो मेरी इस बात को? बहुत प्यारी चीज बता रहा हूँ, समझ लेना जी इसको। इसी तरीके से जैसे ये आई कैप हो गया, है ना? ये वाई जे कैप हो गया।
ये के कैप हो गया। बच्चे ये हमारे यूनिट वेक्टर्स इन दैट डायरेक्शन हो गया। समझ गए? समझ गए, चलो। ये तो बात हुई यूनिट वेक्टर की, है ना। जैसे कि अगर मान लो मैं आपको कोई वेक्टर दे दूं एक एग्जांपल के तौर पे, कि ए वेक्टर हमारे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तो मुझे इसका यूनिट वेक्टर बताओ, फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालोगे सर? अरे यार सर, क्या बात कर रहे हो आप, यूनिट वेक्टर पूछ रहे हो? हम फिजिक्स फ्लाइट के स्टूडेंट हैं, तो ए कैप जो होगा वही यूनिट वेक्टर होगा। बोले सही है बात, सही है ना। तो ए वेक्टर कितना है? बोले सर 2i कैप 3j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? √ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना आ गया चाहिए? 2i कैप 3j कैप डिवाइड बाय √ऑफ 4 प्लस 9। कितना होता है? 4 9 13। तो ये हो गया 1/√13 ब्रैकेट ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप। ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? 9 4 13, है ना। समझ में आई बात? ये सिंपल से एक एग्जांपल था जिससे आपको ये समझ में आया कि हम यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं। ये यूनिट वेक्टर का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक है जी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये ए वेक्टर जो हमने इसका जो मैग्नीट्यूड निकाला ये कैसे निकाल दिया? अब हम इसको समझेंगे कि ये मैग्नीट्यूड आया कैसे। ठीक है, अभी मैं मानता हूँ कि आप सबने रट रखा होगा कि हाँ जनरली ऐसा जब होता है, वेक्टर दिया होता है 2D वेक्टर है ये, है ना, ये मैंने जो दिया है ये 2D वेक्टर है। हाँ, तो जनरली मैं हमें रट रखा होगा। अभी अब हम इसको समझेंगे कि ये आया कैसे। इस पे हम बहुत सारी चीजों को समझेंगे, 2D वेक्टर 3D वेक्टर, है ना, पोलर कोऑर्डिनेशन भी सीखेंगे। चलिए अब हम उसी चीज पे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए भाई, सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ 2D वेक्टर। अब 2D वेक्टर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सिर्फ दो प्लेन हम लेंगे, ओके। जैसे कि हमारा एक्स और वाई प्लेन है हमारा, ओके। ये हमारा एक्स और वाई प्लेन मैंने ले लिया। दिस इज पॉजिटिव वाई, दिस इज पॉजिटिव एक्स। एक्स वाई प्लेन मैंने ले लिया, और इसमें मैंने कहा कि मुझे ये बताओ बच्चों कि ये मेरे पास कोई एक जनरल पॉइंट है। सपोज दैट कि ये मेरे पास है, कितना है? 4,3 है मान लो, ठीक है। तो इस 4,3 का मुझे वेक्टर बताना है। तो क्या बोलोगे आप कि सर वेक्टर तो इसका ये हो जाएगा ओरिजिन से, है ना। ओरिजिन से ही तो इसका वेक्टर होगा, होगा साहब। तो ये मेरा ए वेक्टर हो गया। लेकिन इस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? क्या कोई मुझे बता पाएगा? डेफिनेटली बता पाएगा कि सर ये ए वेक्टर जो होगा ना, कैसे डिफाइन होगा। देखो, इसका मुझे एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन दिखाओ, ये वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? बोले सर ये 4 हो जाएगी। एक्स कोमा वाई है ना, ये 4 हो जाएगा। बोले ठीक है सर, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोले सर ये 3 हो जाएगी। सही है बात। अब मुझे क्या ये बताओ कि एक्स में तो ऑलरेडी आई कैप है ना, इधर तो ऑलरेडी आई कैप है ना, और इधर भी जे कैप है ना, यूनिट वेक्टर तो ऑलरेडी होता है ना। तो ये वैल्यू मेरी क्या 4i कैप नहीं होगी क्या? और ये वैल्यू क्या 3j कैप नहीं हो जाएगा क्या? तो यानी ये ए वेक्टर जो है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4i कैप प्लस 3j कैप। बोलो बेटा, इसको समझने का नजरिया बदल दिया मैंने, ध्यान से सोचा ना। काफी लोगों को हजम नहीं होगा जल्दी से, लेकिन यही वे ऑफ अप्रोच है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको, है ना, वैसे नहीं समझाना चाहता जैसे अक्सर स्कूलों में समझाया जाता है, वैसे मैं बता दूंगा उसको 2 मिनट का समय लेकर। तो ये ए वेक्टर है कि नहीं? यानी कि अगर मैं आपसे कहूं इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये 4i कैप होगा। हाँ, बोले सर वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा? सर वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा 3i कैप 3j कैप। बोलो हाँ ना। बोलो मिनटोस जिंदगी, समझ में आई कि नहीं आई? एक्स वाई डायरेक्शन में समझ में आया ना? आया। अब ये एक्स एक्सेस से कोई एंगल बना रहा होगा थीटा, है ना। सही है ना बात?
तो अब मुझे ये तो मेरा वेक्टर हो गया सर, लेकिन मुझे तो इसका रिजल्टेंट बताना है कि मॉड ऑफ ए कितना होगा। ये कैसे पता लगेगा? अब ये कैसे पता लगेगा, इसको जरा समझो। मॉड ऑफ ए का क्या मतलब होता है? बोले सर ये वेक्टर की लेंथ होती है, वेक्टर की लेंथ होती है। आपने कहा था वेक्टर की लेंथ ही उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो मुझे ये लेंथ निकालनी है। ये अगर ओ पॉइंट है ना, ये ए वेक्टर है ना, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। ओबीसी एक ट्राइंगल है। आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो क्या ओबीसी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है? ओबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ या ना? है। बोले सर क्या क्या तुमको ये वैल्यू पता है? बोले हाँ सर पता है। बोले अगर ये 3 है, वैल्यू सिर्फ वैल्यू बोला है मैंने, ये अगर 3 है तो ये भी 3 ही होनी चाहिए सर। बोले हाँ। और तुमको ओ बी वैल्यू पता है? बोले हाँ सर। बोले ये 4 होनी चाहिए, है ना? तो क्या तुम मुझे बताओ कि जब तुमको पता लग गया कि भाई ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 3 है, तो क्या तुम मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज नहीं बता दोगे? बता दोगे ना, फिजिक्स फ्लाइट के स्टूडेंट हो। तो यहाँ पर ये 4, ये 3। बोले सर यही तो हमारा ए वेक्टर का मोड होगा, लेंथ ही तो होगी। तो आप देखो पाइथागोरस थ्योरम से मैंने इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा 16 प्लस 9, ये आ गया मेरा 5, रूट ऑफ 25 आएगा, है ना? पूरा कर देता हूँ, देखो रूट ऑफ 25, 25 का रूट 5, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है ना? बात समझ में आई क्या? ये 2D वेक्टर के हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको देखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें, एग्जाम के क्वेश्चंस आसान लगे, फ्लाइट की तरह। ठीक है ना? चलो, एम्स की फ्लाइट चाहिए ना, आईआईटी की फ्लाइट चाहिए ना, तो समझो। ठीक है ना? मुझसे वो उम्मीद मत करो जो किताबों में लिखा हुआ है। मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, समझने की बात है। ठीक है ना? अगर बुक्स वाला एज इट इज मैं यहाँ छाप दूंगा तो भैया बुक्स पढ़ लो जाके। ठीक है? हाँ। अब जरा ध्यान से सुनो। हमने सर बोला कि आपने बोला सर ये 4,3 वाला एक पॉइंट था, इसका हमने पोजीशन वेक्टर निकाल दिया। बोले ये पोजीशन वेक्टर है ना? आपने क्या बोला? सर ये पोजीशन वेक्टर है, ये वाला हमारा पोजीशन वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड भी हमने निकाल लिया। हमको ये भी पता लग गया कि इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है। लेकिन अब एक सवाल और आता है कि क्या इस वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हो आप मुझे? डायरेक्शन का मतलब होता है इसका थीटा निकालना, एंगल। किस अब एंगल तो किसी के रेस्पेक्ट में ही निकलेगा, कॉमन सेंस सी बात है। ऐसा तो है नहीं ना, मैं अगर मैं बोल दूं भाई ये मेरा वेक्टर है, इसका मुझे डायरेक्शन बताओ, आप बोलोगे सर ये तो साउथ में है, कोई बोलेगा सर ये नॉर्थ में है, कोई बोलेगा सर ये ईस्ट में है। कोई मतलब थोड़ी, ईस्ट तो बहुत लंबा चौड़ा है कि नहीं? तो किसी एक रेफरेंस लेकर के आप इसका एंगल बता दो सर कि हाँ ये इतने एंगल पे टिल्ट है, दैट इज परफेक्ट। एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता लग जाएगी, एग्जैक्ट डायरेक्शन पता लग जाएगी। तो डायरेक्शन के लिए क्या करा जाएगा? डायरेक्शन के लिए देखो, मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में इसका एंगल बोला थीटा। ठीक है? आप बोलोगे सर इसका डायरेक्शन जो है, ये तो मैं लिख सकता हूँ ना कि टेन थीटा इज इक्वल टू पर बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है? तो परपेंडिकुलर कितना है? बोले सर सामने वाली वैल्यू देखो, बीसी, बहुत क्यूट, है ना? हाँ गलत, बस मैं पता था तुम लोग बीसी का मतलब वही निकालो बेटा, पॉजिटिव सोचो थोड़ा सा। बीसी मतलब बहुत क्यूट, ठीक है? बीसी वाली लेंथ, और ये ओ बी। ठीक है? अब बीसी की वैल्यू सर 3 है, ओबी की वैल्यू सर 4 है। तो सर हमारा थीटा जो है ना, वो टेन इनवर्स 3/4 आ गया। ये हमको डायरेक्शन मिल गई साहब, आंसर है। हाँ ठीक है। बोले सर क्या टेन थीटा ही लिया जा सकता है क्या? लेकिन अगर आप बुकों में पढ़ोगे, स्कूल में पढ़ोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा दिखाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको कॉस थीटा लेकर के भी कर सकते हो। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना है? बोले सर बेस तो हमारा ओबी है। हाइपो कितना है? सर हाइपो हमारा ओसी है। अब तुम बोलोगे सर ओबी तो हमने पता ही है ना 4 है, और ओसी इसका मैग्नीट्यूड ही तो है 5, रख दो। ये हमारा कॉस थीटा आ गया। तो थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5। ये भी डायरेक्शन है और ये भी डायरेक्शन है, बोथ आर राइट।
दो रो सही है। बोलो मजा आया कि नहीं आया? मजा आया ना, फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो। और हाँ, फिजिक्स फ्लाइट में बैठने के लिए आपको किसी टिकट को परचेज करने के लिए, फिजिक्स फ्लाइट की अगर टिकट चाहिए तो पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, क्या? सब्सक्राइब। समझ गए ना? फिजिक्स फ्लाइट मिल जाएगी आपको। चलिए, बोलो ये 2D पूरा समझ में आया ना? एंगल समझ में आया, मैं रिजल्टेंट कैसे आया, है ना? अब मैं थोड़ा सा बुकिश आइडिया भी दिखा देता हूँ आपको। बुकिश आइडिया भी दिखा देता हूँ, फटाफट से 2 मिनट का समय लूंगा। बुकिश आइडिया दिखा देता हूँ। ये हमारा बुकिश आइडिया है। बुकिश आइडिया में क्या होता है बच्चा, इस तरीके से हमारे पास मान लो एक्स कोमा वाई दे दिया जाता है। हमें बोलते हैं सर ये आर वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। तो बोलेगा सर ये वेक्टर कितना हो जाएगा? बोले सर वेक्टर तो हो जाएगा एक्स आई कैप, ये आपने जो रट रखा है वो बता रहा हूँ मैं, जे कैप। हाँ, बोले ठीक है। तो बोले सर इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? बोले रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। और सर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बोले डायरेक्शन हो जाएगी इसकी वाई अपॉन एक्स, है ना? ये इस तरीके से देख सकते हो आप, ये वैल्यू एक्स, ये वैल्यू वाई, है ना? तो यहाँ से सर डायरेक्शन जो आ जाएगी वो आ जाएगी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये रेट रखा था ना? ठीक है, चलो। अब मैं इसका थोड़ा एक और पॉइंट दिखाऊंगा आपको, एंगल फॉर्म में। अब एंगल फॉर्म में कैसे, मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख दूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है? आर वेक्टर जो मैग्नीट्यूड है इसको मैं सिर्फ आर भी लिख सकता हूँ, और काफी सारी बुकों में है। तो इस आर का, क्योंकि इसकी लेंथ तो आर ही है ना, तो ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ तो आर ही है, मतलब मॉड ऑफ आर। तो आर का मुझे बताओ कि एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? आपने कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना सीखा होगा, आपने कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना सीखा होगा, है ना? फोर्स को रिजॉल्व करना सीखा है ना? अरे भाई कोई नई चीज थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। फोर्स को रिजॉल्व करना सीखा है ना आपने? जैसे कि अगर मान लो ये हमारा कोई आर वेक्टर है, ये आर है, तो इसको आपने रिजॉल्व करना सीखा होगा। बोले हाँ साहब सीखा है। बोले ये इधर क्या आ जाएगा? बोले आर कॉस थीटा। ठीक है, और ये इधर क्या आ जाएगा? बोले वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा? बोले सर आर साइन थीटा, है ना? फोर्स मान लो एक तरीके से कि फोर्स के दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएंगे, है ना? ठीक है ना? तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वाली वैल्यू भी आर साइन थीटा ही होगी। सही बात है ना? ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? आर कॉस थीटा। और वाई की वैल्यू कितनी हो गई? आर साइन थीटा के इक्विवेलेंट हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना? और हमने आर वेक्टर क्या बोला था? एक्स आई कैप वाई जे कैप बोला था ना? तो इसी वेक्टर को पोलर फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स की जगह आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप। ये दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में और पोलर फॉर्म में। बोलो मजा आया कि नहीं आया? दोनों एक ही बात है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना? मजा आया कि नहीं आया? मजा आ गया, है ना? चलो, यानी कि अब आप ये बता सकते हो, अब आप ये चीज एक देख सकते हो, ये चीज देख सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में आई कैप, एक्स आई कैप जो होता है, यानी एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा है ना? बात समझ में आ रही है ना? लेकिन बच्चों, एक बात मुझे ये भी बताओ कि अगर मुझे किसी डायरेक्शन में एंगल निकालना हो, किसी एक, जैसे कि ये 2D वेक्टर है, तो ये एक्स के साथ भी कोई एंगल बनाएगा, वाई के साथ भी कोई एंगल बनाएगा। समझ में आई? तो ये 2D तुमको क्लियर हो गई। अब मैं थोड़ा सा 3D पे पहुंचता हूँ। 3D में ना थोड़ा सा कंसंट्रेशन होकर बैठना, ठीक है? फोकस रखना, कॉपी पेन लेके बैठना, समझना, थोड़ा सा विजुअलाइज करनी है अपने को चीजों को। देखो बच्चा, अगर आप लोग ये समझ लोगे ना, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को कि जो हमने पढ़ा वही है, बस समझ की कमी है। ठीक है, विकसित कर लो थोड़ा सा। देखो, अब मैं जो सिखा रहा हूँ ना, जो सब सीख लो यार, सीख लो बस। मैं सिखाने के लिए आया हूँ, बहुत तमन्ना हो, सीख लो इस चीज को। हाँ, ये हमारा 3D है इस बार। ये मान लो मैंने एक्स ले लिया, ये मान लो मैंने जेड नहीं, ये मैंने मान लो वाई ले लिया, और ये मैंने क्या बच गया? जेड बच गया। ठीक है। अब एक रैंडम पॉइंट देखो 3D के अंदर, तो इसके पास तीनों कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई और जेड, होंगे ना? बोले हाँ सर होंगे।
तो अगर मैं ये 3D वाला वेक्टर दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे होगा। अब इसको तुम ऐसे समझो जैसे कि ये भागो, ये 3 फिंगर है, परपेंडिकुलर है तीनों एक दूसरे के, है ना, ऐसे कुछ। तो दिस इज, ये हमारी जेड एक्सेस हो गई, देखो ये हमारी जेड एक्सेस हो गई, है ना, ये ये हमारी जेड एक्सेस हो गई। ये देखो ये अंदर की तरफ जा रही है ना, ये वाली, ये वाई एक्स डायरेक्शन हो गई, ये जेड एक्सेस हो गया, ये वाई हो गया, जेड हो गया, समझ गया, एक्स वाई। और इसके बीच में से कहीं ऐसे एक एक वेक्टर ऐसे निकलता है, समझ रहे हो, ऐसे कोई एक वेक्टर ऐसे इसके बीच में से निकल रहा हो। तो ये वेक्टर एक्स के साथ भी कोई एंगल बनाएगा, वाई के साथ भी कोई एंगल बनाएगा, और जेड के साथ भी एंगल बनाएगा, बनाएगा ना, है ना। वेरी गुड। अब देखो, अब मुझे इसको रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बोले कैसे करोगे, बोले सर देखो, पहली बात तो ये सोचो कि इसके एक्स के साथ भी कोई एंगल बनाएगा, वाई के साथ भी बनाएगा। अब तुमको एक्स एक्स नहीं देखना है, तुमको एक्स को वाई कैप देखना है, ये हमारी जादुई ताकत है, ठीक है। हमने सीख लिया कि जेड को जेड नहीं देखना है, जेड को देखना है कि हाँ ये के कैप फैक्टर है, समझिए। वाई को वाई नहीं देखना है कि हाँ ये जे कैप फैक्टर है, समझ गया ना, समझ गया ना, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, स्मार्ट बच्चे हो यार। अब देखो, मैंने बोला सर, मैंने बोला बच्चों, बोले हाँ सर, एक्स वाई प्लेन में इसका प्रोजेक्शन गिराओ। बोले सर गिरा देंगे। इसका प्रोजेक्शन गिराओगे तो एक्स वाई प्लेन में ये वेक्टर बनेगा ना, देखो ऊपर से टॉर्च मारो, यहाँ से आपने एक टॉर्च मारो, ये टॉर्च मारो तो इसकी शेडो बनेगी ना, यहाँ एक्स वाई प्लेन में बनेगी ना। तो इस शेडो का, जैसे कि मान लो अगर ये थीटा बना रहा है यहाँ से, तो ये शेडो जो बनेगी, ये देखो ये आर वेक्टर है, ये शेडो बनी, कुछ बनी होगी। तो इस शेडो का कितने कंपोनेंट है, इस शेडो के 2 कंपोनेंट है कि नहीं, ये बताओ। एक तो देखो वाई एक्स, वाई डायरेक्शन में, एक हमारे पास जेड डायरेक्शन में भी है। बोलो होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना। कैसे होंगे, बोले देखो इसके 2 कंपोनेंट देखो, 2D बन गया ना, ये 2D बन गया, तो इसके 2 कंपोनेंट हो गए, है ना। इसको मान लो मैं आर डैश बोल दूं अगर, तो इस आर डैश वेक्टर को के 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो हमारा हो गया एक्स वाई डायरेक्शन में, एक हो गया ये। बोलो बात समझ में आई। इसको मैं बोल सकता हूँ ना ए वाई, और इसको बोलता हूँ मैं ए एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में, है ना। अरे हाँ यार, वैल्यू लिखा है मैंने, वेक्टर नहीं लिखा है। वेक्टर लिखूंगा तो इसके आगे आई कैप लगा दो, और इसके आगे जे कैप लगा दो, क्योंकि ये जे कैप डायरेक्शन में है। बात इतनी समझ में आ गई क्या, आ गई ना। ओके। और देखो ये, इसका ये वाला प्रोजेक्शन देखो, ये वाला प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा। बोले सर ये तो इसका ए जेड कंपोनेंट हो जाएगा, यानी कि इस वेक्टर का तीनों एक्सिस पे कंपोनेंट्स होंगे। ए एक्स यानी एक्स एक्सिस पे, ए वाई वाई एक्सिस पे, और ई जेड जेड एक्सिस पे कंपोनेंट होगा। समझ रहे हो मेरी बात। और इन सभी कंपोनेंट्स का, यानी अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख लूं तो ये हो गया, इन सभी कंपोनेंट्स को अगर ऐड कर दूं तो एक वेक्टर सम मिलता है, और वो वेक्टर सम क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा, जो हमने आर वेक्टर लिखा है। अरे बोलो बात समझ में आ रही है क्या। यानी इस आर वेक्टर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और ए जेड के कैप। समझ रहे हो। मैंने, अरे यार पहला वाला क्लास देखो, जब मैंने क्या कहा था कि बहुत सारे वेक्टर अगर लग रहे हो तो रिजल्टेंट उनका वेक्टर एडिशन होता है। अरे मैंने कहा था ना यार, ऐसे बहुत सारे वेक्टर अगर लग रहे हो, है ना, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, सपोज दैट ये रिजल्टेंट है ना। तो ये रिजल्टेंट जो होगा वो इन सबका एडिशन होगा। जैसे कि मान लो अगर ये वेक्टर लग रहा है एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो ए एक्स आई कैप, ये लग रहा है जेड कैप वाई जे कैप, और ये मान लो ए जेड के कैप, तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, इन सबका एडिशन। अरे हाँ या ना। अरे यार कितनी प्यारी चीज बताइए मैंने, समझ में आ गई होगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। किसी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, किताबें बोलती तो हमारी जरूरत थोड़ी पड़ती। समझ में आ रही है बात, मजा आ रहा नहीं आ रहा, मजा आ रहा है। मुझे ये बताओ, अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, रिजल्टेंट तो ये हो जाएगा सीधा, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर का सम स्क्वायर हो जाएगा। इसके अंदर डायरेक्शन निकालना थोड़ा टफ है, क्योंकि डायरेक्शन हम किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो 3D के अंदर हम ये पता करेंगे पहले कि किसके रेस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालनी है, भाई एक्स एक्सिस से निकालनी है,
तो फिर एक्स एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो निकालना पड़ेगा। वाई एक्सेस से निकालनी है तो वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है वो निकालना पड़ेगा, है ना। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, अगर मैं इसका आर कैप निकालूं तो आर कैप क्या हो जाएगा सर, आर कैप आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस ऑफ। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर, ये तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप हो जाएगा। और इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, मैग्नीट्यूड इन सबका स्क्वायर करके रूट कर दो, स्क्वायर करके और रूट कर दो। बोलिए इसका कैप आ गया, यूनिट वेक्टर आ गई, है ना। बहुत बढ़िया बात है। अब देखो बच्चा, ये ना क्या कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ मान लो थीटा वन एंगल बना रहा है ना। वाई एक्सिस के साथ ये वाला देखो, ये वाला जो वाई एक्सिस के साथ ये कितना बना रहा है, थीटा टू एंगल बना रहा है। और जेड एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ ये थीटा थ्री एंगल बना रहा है। ये वेक्टर इंडिविजुअल एंगल बना रहा है ना। तो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना कि इन सभी एंगल्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो कैप निकालते हैं ना, ये कैप यही आता है, cos थीटा वन आई कैप cos थीटा टू जे कैप प्लस cos थीटा थ्री के कैप। ये ही हमारा यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर निकाल करके आप ये भी पता कर सकते हो कि ये वेक्टर एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई के साथ कितना बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ कितना बना रहा है। और इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं और बच्चों को हवा तक नहीं लगती क्या आ गया, बताऊंगा मैं अभी, देखना। समझ गए क्या, समझ गए ना। ओके, अच्छा चलो ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इस वेक्टर का एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, क्या होगा। अरे भाई एक्स वाई जेड कंपोनेंट आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर का एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन क्या होगा, ये आर डैश ही तो होगा ना। आर डैश पूछा है, तो आर डैश हमारा एक्स वाई जेड में प्रोजेक्शन होगा। ये कितना होगा, एक्स वाई प्लेन में जब आएगा तो जेड कंपोनेंट खत्म हो जाएगा ना मेरे बच्चे, मेरे बच्चों। युद्ध भूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है, समझे। तो पहले देखो मन में जीतो, बाद में फील्ड में जीतो। तो ये कैप्टन, ओ माय गॉड, लाइट गई भैया। कोई दिक्कत नहीं है, देखो आप तो स्क्रीन देखो यार, मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो। आर वेक्टर जो है, ये आर डैश वेक्टर, ये एक्स वाई में प्लेन में क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन होगा। तो वो क्या होगा, वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है तो जेड कंपोनेंट तो मर ही जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, ए एक्स आई कैप मिलेगा और ए वाई जेड कैप मिलेगा। जी कैप तो जीरो हो जाएगा। बोलो समझ में आई नहीं आई, समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। तो फटाफट से लाइक करो यार, फिजिक्स की फ्लाइट में सवारी करनी है तो सब्सक्राइब कर लो भाई। सीधे आईआईटी में उतरेंगे और सीधे एम्स में उतरेंगे, पक्का। ठीक है, आगे की बात समझ में। अब मैं ना तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, लेकिन क्वेश्चन से पहले ना, क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं तुमको, है ना। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, तुमको मजा नहीं आ जाए तो कहना, है ना। पहले तो मैं तुमको ना एक 2D वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ, है ना? एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूँ। अ, अच्छा, इससे पहले ना एक चीज और सुन लो। ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड वगैरह अपन ने निकाला है। देखो काफी सारे स्कूल्स में ना यार ये पैरेललोग्राम लॉ बता, हम मैं भी बता देता हूँ थोड़ा सा, सुन लो, 2 मिनट का समय लगा, है ना। ये मान लो कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक पॉइंट पे लग रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा इससे बनने वाले डायगोनल का, पैरेललोग्राम का डायगोनल, सॉरी, है ना, पैरेललोग्राम। जो ये पहले को ये पैरेललोग्राम है, इसका जो डायगोनल होगा ना वही इनका रिजल्टेंट होगा, यानी कि दिस। अब तुम, मैंने कहा दो वेक्टर है तो इनका रिजल्टेंट आर वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर, है ना। अब आपको अगर ये पता लग गया तो मुझे ये बताओ कि ये जो डैश डैश वाली लाइन है रेड वाली, क्या ये बी वेक्टर के इक्विवेलेंट होगी ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अगर अगर ये ए वेक्टर है तो ये इसका अपोजिट जो बना ये भी ए वेक्टर होगा, होगा ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब इन्होंने क्या करा, देखो इसको ये पैरेललोग्राम ही क्यों कराया जाता है ये भी बताऊंगा मैं। इसमें ना एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको आगे बढ़ाया। अगर इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब ये मत पूछना क्यों होगा, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री है ना, 10th क्लास की, समझ में आ रही होगी।
ये दोनों लाइन पैरेलल हैं इसलिए, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सर बी कॉस थीटा, है ना। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, लेंथ लिख रहा हूँ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी बी साइन थीटा, है ना। हाँ ठीक है। अब आपको क्या ट्रायंगल नजर आ रहा है सर, आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, देखो ए बी और सी राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब मैंने फिर से वही देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको इसका क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज ही तो निकालना है, आर। वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर, बेस कितना आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, ओ माई जी लाइट आ गई है, तालियां बजाओ फटाफट से, लाइक करो ठीक है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी बी साइन थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आप a प्लस बी की फॉर्म में अगर खोल दोगे तो ये बन जाएगा बच्चा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एडिटिव। अब देखो इसके अंदर ना आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, ये बी कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। और आपको पता है ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो हमारे पास अंडर रूट में जो बचेगा वो बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आप बोलोगे सर अगर हमारा रिजल्टेंट ये आ रहा है तो हमने जो रिजल्टेंट निकाले थे उसके अंदर तो कॉस का कहीं आया नहीं था। सर हमने कहा था सर आर वेक्टर हमारा एक्स आई कैप वाई जे कैप, और आपने तो सीधा रिजल्टेंट निकाल दिया इन दोनों का स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कॉस थीटा तो आया ही नहीं कहीं, है ना। बुद्धि कन चेक करोगे या आपकी, बोले सर क्या पढ़ाते हो क्या बताते हो, आप तो गलत पढ़ाते हो। अब मैंने कहा रुको भाई सबर करो सबर करो। यहाँ पे क्या था बच्चा, एक्स और वाई में दोनों के बीच में एंगल जो था ना वो 90 डिग्री था, और इस वजह से हमारा कॉस 90 डिग्री जो है वो जीरो हो गया, समझ में आई। तो हम जितने भी वेक्टर्स पढ़ेंगे उसमें यही होने वाला है कि कॉस थीटा जीरो हो जाना है। और हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो थीटा होता है ना, ये या तो टेल और टेल के बीच में होता है या फिर हेड हेड के बीच में होता है। ये थीटा हमेशा ध्यान रखना, दो वेक्टर्स के टेल टेल या हेड हेड के बीच में ही लिया जाता है। देखो यहाँ पर देखो ये दोनों ए पॉइंट पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की टेल मिल रही है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो ये बात ध्यान रखना, ये 90% बच्चों को पता ही नहीं होता भैया कि कौन सा एंगल लेना होता है। कई बार एग्जामिनर डायग्राम दे देता है एंगल कहीं और बना देता है, बच्चे चेपे आते हैं खुशी खुशी में, बाद में पता लगता है कि गलत था ठीक है। तो ये थीटा ध्यान रखना है, और इसी के अंदर आपने एक टेन थीटा भी निकाल लेते हो, मतलब टेन थीटा क्या, टेन थीटा नहीं टेन फाइव, डायरेक्शन निकालना है ना। देखो इस ए के रेस्पेक्ट में निकालना है तो ये वाला एंगल हो जाएगा फाइव। तो टेन फाइव जो होता है ना वो क्या हो जाएगा, बेस यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन बेस हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आप इसका क्या निकालते हो, डायरेक्शन, ठीक है निकालते हो ना। चलो, तो ये एक बेसिकली स्कूल लेवल का एक है ना ज्ञान था, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करी है। ओके, अब जरा मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, प्यारा सा लगना सा बोलना सा, ठीक है। और उस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करना। मुझे बताओ कि आपको बताना है दी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 i कैप 3j कैप। यार क्वेश्चन देख ले तो, क्वेश्चन अब मैं है ना PYQ ही करवाऊंगा, और मैं खुद तो बनाने बैठा नहीं, है ना। अलोंग वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप इज, इसका इस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा। अभी तक हमने पढ़ा था कि किसी भी 2D का एक्स एक्सिस में यानी आई कैप डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या था, एक्स था। याद आई कुछ, नहीं आया। अब देखो इसी को थोड़ा सा टिपिकल बता दिया गया, समझ की बात है यार, बस समझ लो जरा, समझाता हूँ आपको जरा। देखो ये मान लो हमारे पास दो वेक्टर हो गए ना, ये मान लो, मानने में क्या जा रहा है, आई कैप प्लस जे कैप ये हमारा एक वेक्टर है, और ये वेक्टर मान लो 2 i कैप प्लस 3j कैप है, और इनके बीच का कोई एंगल तो होगा, है ना। हमने बोला है कि इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन यानी इसके अलोंग इसका कंपोनेंट, तो ये वाला ही तो कंपोनेंट होगा ना, ये वाला।
ये कितना होगा, अगर मैं इसको ए वेक्टर दिया हुआ है तो ये कितना होगा, ए कॉस थीटा, यही तो निकालना है। और तुमने एक बेसिक सी बात पढ़ी होगी सबने कि ए डॉट बी वेक्टर जो होता है, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, ए बी कॉस थीटा होता है, ये सबने रट रखा होगा ना। तो इसमें से ए कॉस थीटा ये तो निकालना है, ए कॉस थीटा को उधर रख लो, ए डॉट बी अपॉन बी को नीचे लिया हो, है ना। ये बी क्या है, मैग्नीट्यूड है। ए डॉट बी करो, ए डॉट बी कितना हो गया, 2 i कैप 3 j कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किससे लेना है, i कैप प्लस j कैप अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। बी क्या है, बी का मैग्नीट्यूड यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि आई के साथ कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, जे के साथ कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है ना। तो ऊपर देखो आई आई से डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का आई से डॉट होता है, जे के साथ 0 हो जाता है। ये मैं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कल करेंगे, और कल हम बहुत सारे पीवाईक्यूज भी करेंगे, ठीक है। उसमें आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपॉन √2 आपके पास आ जाएगा 5/√2। समझ में आई क्या बात, पीवाईक्यू था भाई साहब ये, ठीक है ना। अगर सवाल सही लगा, अच्छा एक क्वेश्चन में मैं तुम्हें होमवर्क के लिए भी देना चाहूंगा, बढ़िया सवाल है, मजेदार, है ना। एक क्वेश्चन है मेरा, बड़े दिले समझना है कि आप लोग इसको करें। सम ऑफ टू फोर्सेस acting at a point is 16 Newton if resultant force is 8 Newton and its direction is perpendicular to minimum force R। ऑप्शन नंबर ए ले लो 6 न्यूटन 10 न्यूटन, बी ले लो 4 न्यूटन एंड 12 न्यूटन, सी ले लो आपके पास 8 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, और ऑप्शन नंबर डी भी ले लो 2 न्यूटन एंड 14 न्यूटन। और ये एग्जाम में आपको बता रहा हूँ काफी क्वेश्चंस में रिपीट, काफी पेपर्स में रिपीट हुआ है, रिपीट मैनी टाइम्स, ठीक है। जैसे कि मणिपाल है, बहुत सारी है ना, डीयू वगैरह जितनी भी यूनिवर्सिटीज है जो अपने अलग सेंटर्स के नाम कराते हैं, उसमें भी हुआ है, जेई में रिपीट हुआ है, ट्रिपल ई में रिपीट हुआ है, मेडिकल में रिपीट हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ है, ठीक है। और नहीं हो तो घबराना मत, ठीक है ना। कल का सेशन अटेंड करना, मतलब नेक्स्ट सेशन अटेंड करना, उसके अंदर हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कवर करेंगे, और जितने भी पीवाईक्यूज है वो भी कवर करेंगे, एडिशन से रिलेटेड आज जो पढ़ा उससे रिलेटेड, ठीक है। तो वीडियो को कैसा लगा आपको, लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए फिजिक्स, और सफर करें फिजिक्स की फ्लाइट में। और इसको बैठने के लिए आपको टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। तो इंतजार रहेगा आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब का। मिलते हैं अगले वीडियो में वेक्टर्स के साथ। कल हम क्या करने वाले मैं आपको बता चुका हूँ, पीवाईक्यूज भी करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद।